हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल दीक्षा क्लास स्टडी पर, जो आपके लिए हमेशा से कर रहा था और आगे भी इसी प्रकार से करता रहेगा। जैसा कि आपको पता है कि आज कौन सी क्लास आने वाली थी, मंडे क्लास। तो मंडे स्पेशल हमेशा दीक्षा परिवार की तरफ से कुछ ना कुछ खास, कुछ ना कुछ स्पेशल और कुछ ना कुछ बेहतर रहता है। तो इस बार भी जैसा कि पिछले सेक्टर में आप लोगों को पता है, पिछले पार्ट में हम लोग क्या बता चुके थे कि मंडे स्पेशल आप लोगों के लिए कुछ क्लास नहीं, कुछ ट्रिक्स नहीं लेकर के आ रही है, एक सीरीज लेकर के आई है। और सीरीज में से फर्स्ट पार्ट आप लोगों ने क्लास देखा था, अच्छा रिव्यू भी आया था, अच्छा परफॉर्मेंस भी आप लोगों का दिखा, और शायद आप लोगों को क्लास अच्छी लगी। थैंक यू सो मच इसके लिए, लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए। और दूसरी बात कि आज का मंडे स्पेशल, मुझे भी पता है आप सब इंतजार कर रहे हैं, सांसें थम रही होगी कि आखिरकार क्या है, कुछ ना कुछ खास होगा। हाँ चलिए कोई बात नहीं, नेक्स्ट पार्ट है, आपको पता है वैसे सीरीज है। तो चलिए सीरीज में हम लोग लेकर के आ रहे थे व्याकरण। तो व्याकरण के अंतर्गत हम लोग को देखना था क्या, पहले यह देखने से पहले कि व्याकरण के अंतर्गत क्या पढ़ना है, हम लोगों ने क्या पढ़ा था फर्स्ट पार्ट में, उसका साइनॉप्सिस बना लेते हैं। अब साइनोसिस के आधार पर हम लोग पाई चार्ट के आधार पर देखते हैं कि हम लोग क्या पढ़े थे। सबसे पहली बात हमारे पास सवाल उठता है, तो हम लोगों ने व्याकरण शुरू किया था। व्याकरण, व्याकरण का इंग्लिश ग्रामर होता है, GRAMMAR। देखो इसका वर्ड में याद करना ज्यादा आसान नहीं है, डायलॉग वही लगाओ लाइफ में, चाहे कुछ भी हो, एक ही डायलॉग हमें से याद करो। सबसे पहले तोड़ेंगे, उसके बाद जोड़ेंगे, उसके बाद बोलेंगे, बस एक ही डायलॉग। तो इसको क्या करो, तोड़ो। तो इसको जब तुम तोड़ोगे तो दो भागों में तोड़ोगे। पहला तुम्हारे पास जो वर्ड आएगा वह कौन सा आएगा, GRAM, ग्राम, प्लस आ जाता है MAR, मार। तो जब ग्राम माने आपको पता होना चाहिए कि ग्राम माने होता है चना। और इसको जब जोड़, मार का कोई अर्थ नहीं, मार का कोई अर्थ नहीं है। तो ग्राम अब प्लस मार, ये हमारा बना करके देगा कौन सा, GRAM, ग्राम, और फिर MAR, ये हमारा क्या देता है, ग्रामर। ज्यादा याद करने में कोई समस्या नहीं है, ठीक है। ग्रामर का स्पेलिंग याद हो गया। अब पिछले क्लास का मतलब पिछले पार्ट का हम लोग देखते हैं कि आखिरकार कि कौन कौन से टॉपिक्स थे जिसे हम लोगों को देखना था। चलिए देखते हैं पिछले क्लास का टॉपिक। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने 6 टॉपिक पर अध्ययन किया था, जिसमें से पहला टॉपिक था हमारे पास जिसका नाम था भाषा। दूसरा टॉपिक था हमारे पास जिसका नाम था भाषा के भेद, भाषा के भेद। तीसरे टॉपिक का नाम था हमारे पास भाषा के विभिन्न रूप, भाषा के विभिन्न रूप। और चौथा नंबर टॉपिक था हमारे पास भाषा के अंग, भाषा के अंग। और पांचवा नंबर टॉपिक था हमारे पास बोली। छठा नंबर टॉपिक था हमारे पास, उसका नाम था लिपि। अब ये सारे के सारे को हम लोग देखते हैं एक साइनॉप्सिस बना करके, एक पाई चार्ट की मदद से कि हम लोगों ने क्या पढ़ा था, पढ़ने के आधार पर याद रखिएगा। चलिए हम लोग देखते हैं, इसी सब का हम लोग साइनॉप्सिस तैयार करते हैं कि साइनॉप्सिस की मदद से हम लोग क्या पढ़ सकते हैं, इसे हम लोगों को देखना है। चलिए समझते हैं इस बात को। जैसे हम लोगों ने लिया था व्याकरण, व्याकरण के अंतर्गत सबसे पहला नंबर पॉइंट लिया था हमने भाषा। भाषा के अंतर्गत हम लोगों ने पढ़ा था 3 भागों में बांट करके। पहला हमने बांटा था क्या, दूसरा हमने बांटा था क्या, पहला हमने पढ़ा था क्या, भाषा के भेद, भाषा के भेद। दूसरा हम लोगों ने पढ़ा था भाषा के विभिन्न रूप, भाषा के विभिन्न रूप। तीसरा नंबर हम लोगों ने देखा था भाषा के अंग, भाषा के अंग। यही है, मैंने 6 पॉइंट वही लिखे थे जो अभी लिखे थे, उसको इस आधार पे सजा रहे हैं। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा था क्या कि भाषा को हम लोगों ने 3 भागों में बांटा था। भाषा को कितने भागों में बांटा था हम लोगों ने, 3 भागों में बांटा था, जिसमें से एक था पहला हमारा मौखिक, दूसरा था हमारे पास लिखित, तीसरा था हमारे पास सांकेतिक। उसमें से भाषा के विभिन्न रूप के आधार पर हम लोगों ने बांटा था इसे 5 भागों में, जिसमें था हम लोग की मातृभाषा,
उसके बाद था हमारे पास राष्ट्रभाषा। तीसरा था हम लोगों के पास, उसका नाम था अंतरराष्ट्रीय भाषा। अंतरराष्ट्रीय भाषा। चौथा था हमारे पास राजभाषा। चौथा था हमारे पास राजभाषा। और पांचवा था हमारे पास प्रादेशिक भाषा। फिर हमने भाषा के अंग को बांटा था। भाषा के अंग को हम लोगों ने देखा था क्या, कि इसको कितने भागों में बांटे थे, इसको हम लोग देख लेते हैं। पहला हमने बांटा था ध्वनि। दूसरा हम लोगों ने देखा था, इसका नाम था वर्ण। तीसरा हम लोगों ने देखा था, इसका नाम था शब्द। चौथा हम लोगों ने देखा था, इसका नाम था वाक्य। और पांचवा हम लोगों ने देखा था, उसका नाम था लिपि। ये भाषा के हम लोग के अंग थे। यह पूरी की पूरी साइनेप्सिस हम लोगों ने देखा था उस दिन। एक और चीज एक्स्ट्रा में हम लोगों ने देखा था, जिसका नाम था डायलेक्ट, जिसका नाम था हम लोग की बोली। यह हमारा हो गया। तो ये पूरा का पूरा पाई चार्ट जो हम लोगों ने 6 पॉइंट लिखे थे, उसी को मैं इस भाग में सजा दिया, क्योंकि इसके हिसाब से आप लोगों को ज्यादा तरीके से समझ में आएगी। इसीलिए मैं उस क्लास में ना डिस्कस कर करके इस क्लास में डिस्कस कर रहा हूं। पुनः आज का जो क्लास बनेगा वो अगले क्लास में, ताकि आपकी रिवीजन हो जाए। समझ में आ रही बात। तब भाषा, भाषा को हमने 3 भागों में बांटा कल की क्लास के आधार पर पे। तो भाषा के भेद के, और भाषा के भेद के आधार पर भाषा को 3 भागों में बांटा गया, मौखिक, लिखित और सांकेतिक। मौखिक का मतलब जो मुख से बोला गया, लिखित मतलब जो लिखित भाषा, सांकेतिक मतलब जो इशारे में बात होती है। फिर हमने बांटा क्या, भाषा के विभिन्न रूप के आधार पर, जिसको 5 भागों में। मातृभाषा वह भाषा, बच्चा जिस घर में जन्म लेता है वहां से जो भाषा सीखते हैं मातृभाषा कहते हैं। राष्ट्रभाषा उसके पूरे के पूरे भौगोलिक क्षेत्र में किसी भी राष्ट्र में बोली जाने वाली भाषा को हम क्या बोलेंगे, या अधिक नागरिकों द्वारा प्रयोग की जाने वाली भाषा क्या बोलेंगे, राष्ट्रभाषा। अंतरराष्ट्रीय भाषा ऐसी भाषा जो अन्य देशों में अत्यधिक नागरिकों द्वारा प्रयोग की जाती है, मतलब उस देश में अधिक नागरिकों द्वारा अन्य देशों में वही भाषा प्रयोग की जा रही है, अंतरराष्ट्रीय भाषा। राजभाषा किसी राज्य के अंदर सरकारी कार्यालय में प्रयोग की जाने वाली भाषा को राजभाषा कहते हैं। प्रादेशिक भाषा किसी खास क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रादेशिक भाषा कहते हैं। इसको हम लोग देखा था। फिर उस हमने भाषा के अंक को देखा, जिसमें हम लोग ये समझे थे कि ध्वनि कितनी जरूरत है। हम कुछ भी बोलते हैं, कुछ आवाज आया नहीं आया, आप कुछ समझोगे नहीं समझोगे, लेकिन इसी में आप कब बोलते हो, कुछ ना कुछ ध्वनि आई, आवाज आई, ये आपका कुछ ना कुछ बात है यहाँ पे सार्थक कर देने वाला। हम बोलते हैं इसका कोई अर्थ है नहीं है, कोई अर्थ नहीं है, कुछ अर्थ ही नहीं है इसका, आवाज तो है, ध्वनि तो है, तो सार्थक ध्वनि, इसलिए भाषा के अंग है। उसके बाद वर्ण, यही ध्वनि मिलकर के वर्ण का निर्माण करेंगे, यही वर्ण मिलकर के अनेक वर्णों के मेल से हमारा शब्द बनता है, सार्थक वर्णों के मेल से हमारा शब्द बनता है, और सार्थक शब्दों के मेल से हमारा वाक्य बनता है। और इनको लिखने का तरीका ही हमारा क्या कहलाता है, लिपि कहलाता है। इन सारे के सारे चीजों पर हम लोगों ने क्लास कर लिया है फर्स्ट पार्ट में। अब आज की क्लास को बिना समय गंवाए हुए आज हम चलते हैं कि आज हमें वाकई में क्या पढ़ना है। तो चलिए आज क्या पढ़ना है इसे हम लोग देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको लेकर के चलता हूं आज के टॉपिक पे। आखिरकार हमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, इस टॉपिक पे हमें ध्यान देना है। चलिए जो टॉपिक हमें पढ़ना है उस टॉपिक को लिख लेते हैं, कितने टॉपिक है उसके हिसाब से। आइए पहला नंबर टॉपिक अगर देखूं तो पहला नंबर टॉपिक का नाम है व्याकरण, जिसका हमने नाम दिया ग्रामर, GRAMMAR, ग्रामर। उसके बाद दूसरा का नंबर टॉपिक है भाषा और व्याकरण में, या व्याकरण और भाषा में, कोनो बात आप लिख सकते हैं। भाषा और व्याकरण में, भाषा और व्याकरण में संबंध, भाषा और व्याकरण में संबंध, रिलेशन बिटवीन आप इतना भी लिख सकते हैं, लेकिन आपको शॉर्टकट अगर लिखना है तो BI आप यहां पर T लिख सकते हैं, ये हमारा बिटवीन हो गया। बिटवीन ग्रामर एंड लैंग्वेज। उसके बाद हमारे पास तीसरा नंबर टॉपिक का नाम है, उसका नाम है व्याकरण के अंग।
व्याकरण के अंग, पार्ट्स ऑफ ग्रामर। पार्ट्स ऑफ ग्रामर। चौथा नंबर हमारा टॉपिक है, उसका नाम है वर्ण विचार, जिसका दो नाम है, फोनोलॉजी और इसका दूसरा नाम है ऑर्थोग्राफी। ये हमारे पास हो गए। तो ये हमारे आज का टॉपिक है। पहला नंबर टॉपिक है हमारा व्याकरण, दूसरा नंबर टॉपिक है भाषा और व्याकरण में संबंध, तीसरा नंबर टॉपिक है व्याकरण के अंग और चौथा नंबर टॉपिक है वर्ण विचार। अब इसमें से हम लोग पहला नंबर टॉपिक उठाते हैं, व्याकरण और अंग, मतलब ग्रामर। व्याकरण के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, आखिरकार इसमें है क्या, इसको हम लोग देखते हैं। चलिए हम लोग पहला नंबर टॉपिक उठा लेते हैं, जिसका नाम हमने दिया था व्याकरण और इसको इंग्लिश में कहते हैं ग्रामर। ये है क्या? सबसे पहले ये फर्स्ट नंबर हम इसको मानते हैं। एक बात मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं, आप लोग के समय में आज तक कितनी बार आप लोगों के सामने, देखो ग्रामर तो हर बार आता है, ग्रामर कहने से आपके दिमाग में क्या सवाल उठते हैं? ग्रामर कहने से सीधी सी बात आपके दिमाग में सवाल आता होगा, रे यार द लगल हो तो, ली लगल हो तो, ऊ लगल हो तो, मतलब कुछ ना कुछ नियम उम की बात होगी, सीधी सी बात है। भले व्याकरण से आपके दिमाग में इतना बात नहीं है, मैं मान सकता हूं, लेकिन ग्रामर से आपके सामने तो इतना बात जरूर आता होगा, रे में रूल रेगुलेशन उनसे के बात हो तो केना केना बात उत कर जाए, केना केना ट्रांसलेशन बनम छै, केना रूल बनो तो बस हो गलो, बात सही है। तो सीधी सी बात समझिए, जब इसका इंग्लिश का अर्थ यह है तो हिंदी का भी अर्थ इसी से रिलेटेड होगा, सीधी सी बात है। क्योंकि ग्रामर में रूल रेगुलेशन की बात कर रहा है तो व्याकरण भी हमारा रूल रेगुलेशन की बात करेगा ही करेगा। तो व्याकरण एक ऐसी पुस्तक है, आपके सामने मैं फिर से बता रहा हूं, मान लीजिए अब व्याकरण है हमारे पास, ग्रामर है हमारे पास, आखिरकार इसके पापा ने कोई ना कोई तो बात कही होगी कि आखिर जो इसकी रचना किया क्यों किया, कुछ ना कुछ तो था। तो व्याकरण एक ऐसी पुस्तक है जिसमें नियमों या किसी भी भाषा की नियमों की चर्चा की गई रहती है, ताकि हम अच्छे तरीके से उसके बारे में डिस्कस कर सके। समझ में आ रही बात? अब हमको ध्यान दीजिए, यहां पर एक बात आती है कि आखिरकार इसकी जरूरत क्यों पड़ी। इसके बारे में पढ़ने से पहले मैं आप लोग को लेकर के जाना चाहता हूं इसकी जरूरतें पर। आपके दिमाग में मैं सवाल डालना चाहता हूं, आपसे मैं जानना चाहता हूं कि आखिरकार व्याकरण की जरूरत क्यों पड़ी होगी। जरा सोच करके देखिए, जरा सोच करके देखिए व्याकरण की जरूरत क्यों पड़ी होगी। जब हमारे पास जो कुछ भी वर्ड आता है हम सीधा धरले बोल सकते थे, डेफिनेटली बोल सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है हमारे पास। जब बना होगा वर्ड, क बना होगा, कमर बना होगा, कमरा बना होगा, गमला बना होगा, सब बना होगा। गमला वैसे अरबी शब्द है, सॉरी फारसी शब्द है। तो ये सारे शब्द क्यों जरूरतें पड़ी? व्याकरण हमारे पास आज इतने रूप में उपस्थित, आखिरकार पाणिनि ने इसका रचना किया, ग्रामर की रचना लिंडले मुरे ने किया था, फादर ऑफ ग्रामर लिंडले मुरे कहा जाता है। क्या जरूरत पड़ी थी उनको ग्रामर की रचना के लिए? पाणिनि साहब ने व्याकरण की रचना की, क्यों की? आखिरकार उनकी क्या जरूरत पड़ गई कि उन्होंने व्याकरण की रचना कर डाली? क्या कुत्ता काटा था उनको? नहीं ना, क्या जरूरत था? तो सबसे पहले हमने जरूरतों को देखना है, कुछ ना कुछ तो खास था। अब इनके जरूरतों को जानने के लिए मैं आपको लेकर के चलता हूं, कुछ एग्जांपल्स देना चाहता हूं मैं। तो सबसे पहले मैं आपको देना चाहता हूं जरूरतें या जरूरत, आप बोल सकते हैं। अब इन जरूरतें के अंतर्गत मैं दो एग्जांपल्स आपके सामने पेश करता हूं। पहला मैं सेव करता हूं, राम सेब खाता है, और इसी को मैं लिखता हूं राम सेब खाती है। ध्यान दीजिए, दूसरा नंबर एग्जांपल्स मैं लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। लड़के पढ़ता है, और इसी का मैं एक दूसरा लिख रहा हूं, लड़के पढ़ते हैं। अब इस बात को आपको समझना है,
एक बात बताइए, पहला नंबर व्यक्ति, कोई व्यक्ति यहां पर है, वह बेचारा खड़ा है और क्या बोल रहा है, जरा ध्यान से सुनिएगा। वह व्यक्ति बता रहा है क्या कि राम सेब खाता है, मान लिया। वही दूसरा व्यक्ति है, इसी बात को कह रहा है क्या, दूसरा व्यक्ति इसी बात को कह रहा है राम सेब खाती है। क्या आपको लगता है कि सही है? सीधी सी बात है, आपके सामने यह वर्ड आया होगा तो हर व्यक्ति समझ गया होगा कि इसमें गलत क्या है, सही क्या है, कौन सही है कौन गलत है। क्योंकि हमारे ज़हन में हिंदी इस तरीके से घुस चुकी है ना, इसमें क्या गलती है क्या सही है आपको पता है पूरी तरीके से। वही इंग्लिश की बात आती तो प्रॉब्लम हो सकती थी, मैं समझ सकता हूं, क्योंकि इंग्लिश में ना आप लोग उतने रूबरू नहीं है जितनी हिंदी में। हमारा मदर टंग है यार, हमारा मदर टंग है। हम लोग जहां से पैदा लेते हैं वैसी जगह से हम सिर्फ हिंदी ही बोलना सीखते हैं, इंग्लिश नहीं। इसीलिए हिंदी हमारे लिए इतने आसान हो गए हैं। इसको हम पकड़ सकते हैं आसानी से कि यह सही वर्ड बोला गया है, यह सही गलत है, क्योंकि हमारा व्याकरण का रूल कहता है, रेगुलेशन कहता है कि अगर कर्ता पुल्लिंग है तो इसके लिए किया गया कार्य वाला बोध भी हमारा क्या होना चाहिए, पुल्लिंग होना चाहिए, जो कि यहां पर क्या है, स्त्रीलिंग। इसीलिए यह सेंटेंस क्या है, सॉरी यहां पे नहीं, यहां पे स्त्रीलिंग है, यहां पे क्या है, स्त्रीलिंग। इसीलिए यह गलत है और यह क्या है, सही है। समझ रहे बात को? अब यहां पर देखिए कि यह क्या कर रहा है कि लड़के पढ़ता है और लड़के पढ़ते हैं। लड़का जब बहुत है तो क्रिया करने वाला भी तो बहुत वर्ड होना चाहिए भाई, क्रियात्मक वर्ड भी तो आपको बहुत वाला प्रयोग करना होगा। यहां पर आप लड़के का प्रयोग कर रहे हैं बहुत सारा, और क्रिया के लिए क्या को बोध कराइएगा, यह तो गलत है। इसीलिए नीचे वाले में लिखा गया लड़के और पढ़ते हैं। यह सेंटेंस हमारा सही है, हर आदमी कह सकता है, यह गलत है, यह सब कह सकता है। तो जरा सोच करके देखिए, जब इन वर्डों का निर्माण हुआ होगा, इन सब चीजों का निर्माण हुआ होगा, तो क्या सब उस वक्त जब व्याकरण के निर्माण होने से पहले क्या सारे के सारे व्यक्ति इसी तरीके से सही सही बोल रहे होंगे? एक बार जरा तुलना करके बताइए, सोच कर बताइए। मेरे हिसाब से तो नहीं बोल रहे होंगे। जब पाणिनि जी ने इन सारी समस्याओं को देखा हुआ है, वह व्यक्ति कुछ और तरीके से बोला, यह व्यक्ति कुछ और तरीके से बोला है, तो उनको बड़ा अच्छा नहीं लगा होगा। तब उन्होंने सोचा कि कुछ ना कुछ तो रूल रेगुलेशन होना चाहिए, कुछ ना कुछ तो तरीका होना चाहिए, ऐसा बेस्ट तरीका। तो कौन सा तरीका? तब उन्होंने किसकी रचना करी? तब जाकर के हमारा व्याकरण की रचना हुआ, और आज हम व्याकरण पढ़ रहे हैं। चलिए अब हम लोग इसके परिभाषा को देखते हैं। चलिए अब इसके परिभाषा को हम देखते हैं कि अब परिभाषा हमको क्या कहता है। परिभाषा में अगर देखें तो हम लिखेंगे व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम किसी भी भाषा के नियमों और व्यवस्थाओं का ज्ञान प्राप्त करते हैं। हमने लिखा क्या कि व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम किसी भाषा के नियमों और व्यवस्थाओं का ज्ञान प्राप्त करते हैं। पुनः मैं एग्जाम्पल वही लूंगा,
मोहन सेब खाती है। मोहन सेब खाता है। यह क्या कर रहा है व्याकरण? यह नियम बता रहा है कि आपको मोहन है तो इसके लिए क्रिया वर्ड खाती का प्रयोग नहीं कर सकते। अगर मोहन है तो इसके लिए आपके पास एक अलग वर्ड दिया गया है, खाता का प्रयोग कीजिए। समझ में आ रही बात? इसीलिए लिखा व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम किसी भी भाषा के नियमों और व्यवस्थाओं कि मोहन के बाद सेबी होना चाहिए, यही होना चाहिए। अगर हम लिखते सेब खाती मोहन है, क्या अच्छा लगता? नहीं। तो व्यवस्थाओं का भी ज्ञान प्राप्त करवाता है। तो ये तो हो गया किताबी परिभाषा। अगर देहाती भाषा में अगर भाषा कहे तो क्या बोल सकते हैं? व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें शुद्ध शुद्ध बोलना, लिखना, पढ़ना सिखाता है। वही हमारा क्या कहलाएगा? व्याकरण कहलाएगा। देहाती भाषा। चलिए फिर से लिखते हैं, समझते हैं, इससे ज्यादा आसानी से उसमें आएगा। अथवा मार दीजिए, अथवा। दूसरा परिभाषा, व्याकरण वैसा शास्त्र है जो हमें शुद्ध शुद्ध लिखना, पढ़ना अथवा उच्चारण करना सिखाता है। व्याकरण कहलाता है। ध्यान दीजिए, इसमें भी वही बात कही गई है, इसमें भी वही बात कही गई है। इनमें थोड़ा शॉर्टकट किया गया, इसमें तोड़ कर बताया। ये बात में दिमाग लगाना पड़ेगा, ये बात में दिमाग लगा चुके। व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम किसी भाषा के नियमों और व्यवस्थाओं का ज्ञान प्राप्त करते हैं। व्याकरण वैसा शास्त्र है जो हमें शुद्ध शुद्ध लिखना। अरे भाई, लिखने के लिए क्या चीज की जरूरत पड़ेगी? नियम एवं व्यवस्थाओं का जरूरत पड़ा। पढ़ना, जब नियम एवं व्यवस्थाओं के अनुरूप अगर लिखा गया है तो पढ़ना आसान है। अथवा उच्चारण करना, अगर नियम एवं व्यवस्थाओं के कॉम्बिनेशन को समझ करके वो बात लिखी गई है तो सही तरीके से उच्चारण कर सकते हैं। करना सिखाता है, व्याकरण कहलाता है। समझ में आई बात? अब फर्स्ट नंबर एक कुछ सब पॉइंट भी है, सब पॉइंट को नोट कीजिए। अब चलिए, अब सब पॉइंट में चलते हैं। फर्स्ट नंबर का सब पॉइंट ये कहना क्या चाहता है? व्याकरण भाषा के सार्थक ध्वनि से लेकर वाक्य के रचना तक का ज्ञान करवाता है। ये हो गया दूसरा नंबर पॉइंट। यह भाषा के शुद्ध एवं सार्थक स्वरूप का निर्धारण करता है।
ये हो गया हमारा पॉइंट। अब हम लोग को इसको समझते क्या क्या कर रहा है। व्याकरण भाषा के सार्थक ध्वनि, ध्वनि क्या है बता रहे, लेकर वाक्य के रचना तक का ज्ञान करवाता है। बउआ आप बोलते हैं अ, आप बिना आवाज के बोल के दिखाइए था, कुछ समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? कुछ नहीं बोले हम, ख बोल दिए, क बोल दिए, औ बोल दिए, कुछ समझ में आया नहीं। तो सार्थक ध्वनि मतलब वैसा ध्वनि जिसका अर्थ हो। हमने क बोला, क जो आवाज आया इसका अर्थ हो सकता है। घर बोला, इसका कोई ना कोई अर्थ हो सकता है, लेकिन हम आवाज यह भी है, ध्वनि यह भी है, लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं है। बात आ रही समझ में? इसीलिए लिखा क्या, सार्थक ध्वनि से लेकर वाक्य के रचना तक। वाक्य का मतलब क्या हो गया, शब्दों का वैसा स्वरूप, शब्दों का वैसा कॉम्बिनेशन जो एक साथ जुड़ करके वर्ड बनाता है, सेंटेंस बनाता है। मतलब सार्थक शब्दों का समूह ही हमारा क्या कहलाता है, वाक्य कहलाता है। वहां तक का रचना करता है हमारा कौन, व्याकरण करता है, और इसका ज्ञान भी कौन कराता है, व्याकरण। आगे मैंने लिखा, यह भाषा के शुद्ध एवं सार्थक स्वरूप का निर्धारण करता है। बाबू ऊपर भी लिख दिए सार्थक ध्वनि, और सार्थक ध्वनि मतलब क्या, सार्थक ध्वनि से लेकर सार्थक वाक्य तक की रचना करता है। तो सीधी सी बात है, सही अर्थ देने वाले का ही स्वरूप का निर्माण कौन करेगा, व्याकरण करेगा। हम कुछ भी लिख देंगे इसका मतलब यह नहीं कि वह सही है। बात आ रही समझ में? यह था हमारा फर्स्ट नंबर पॉइंट। अब हम लोग का सेकेंड नंबर पॉइंट पे चलना है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि आखिरकार इसका भाषा से क्या संबंध है, भाषा में की दुनिया में व्याकरण की क्या जरूरत पड़ी। व्हाट इज द नीड ऑफ ग्रामर इन द लैंग्वेज। एक भाषा में व्याकरण की क्या जरूरत पड़ी। चलिए अब समझते हैं। दूसरा का नंबर मैंने शायद लिखाया था पॉइंट, व्याकरण और या तथा, हाँ वही लिख सकते हैं, और भाषा में संबंध। रिलेशन बिटवीन ग्रामर एंड लैंग्वेज। रिलेशन बिटवीन ग्रामर एंड लैंग्वेज। तो चलिए इसका सब पॉइंट लिखते हैं और समझते हैं। व्याकरण भाषा को निश्चित सीमा में बांधता है। दूसरा देखें तो समय के साथ साथ भाषा में परिवर्तन होते रहते हैं। व्याकरण इन परिवर्तनों की समीक्षा करता है तथा उसके लिए
नियमों की रचना करता है। तीसरा अगर देखें तो व्याकरण भाषा की अशुद्धता दूर कर उसे नवीन व संवरा हुआ रूप प्रदान करता है। ये थे 3 पॉइंट। अब समझिए मैंने क्या लिखा कि व्याकरण भाषा को निश्चित सीमा में बांधता है। एक बात बताइए, हम बिना फुल स्टॉप दिए हुए, बिना कॉमा दिए हुए, बिना अर्धविराम का प्रयोग किए हुए सीधा जे बात हम लिखते जा रहे धराधर राम आम खाता है, घर जाकर के वो सोता है, घर जाकर सोने के बाद वो नहाता है, नहाने के बाद खाना खा करके पढ़ने जाता है, बिना कोई फुल स्टॉप लगा ले। हद है क्या? कुछ समझ पाएगा? नहीं, पढ़ने वाले को भी अच्छा नहीं लगेगा। वह क्या करेगा व्याकरण कि उसको एक लिमिट, एक एवरेज दे देगा कि तुमको यहीं तक उत्पाद को रखना है, यहां तक अपनी बात को रखते हो तो यहां पर कॉमा, फुल स्टॉप, रुकावट आपको रखना है। एक सीमा में उसको बांध दिया। आप उतना दूर तक नहीं रख सकते, ज्यादा दूर तक इसको विस्तृत नहीं कर सकते। क्रिया की बात है क्रिया के साथ ही, नाम का बात है नाम के साथ ही, सर्वनाम का बात है सर्वनाम के साथ ही। समझ में आ रही बात? ये काम करने का काम कौन किया? व्याकरण। समय के साथ साथ भाषा में परिवर्तन आते रहते हैं। हाँ, ये बात सही है, समय के साथ साथ भाषा में परिवर्तन आते रहते हैं। जैसे में आज जो हम झ देखते हैं वो हम लोग ऐसे झ लिखते हैं, वही हम लोग का पुराने किताब में गीता उता में जाकर देखिएगा तो ये झ इसे लिखा जाता है। अपना बात है, ये परिवर्तन आते रहते हैं। ये सारे के सारे परिवर्तन क्या करेगा व्याकरण? इन परिवर्तनों की समीक्षा करता है, मतलब उस पर शोध करेगा, उसको देखेगा तथा उसके लिए नियमों की रचना करता है, तथा इसके लिए नियमों की क्या करेगा? रचना करेगा। समझ में आ रही बात? जैसे में आप ट ठ ड ड लिखते हैं, इस प्रकार कर दिए तो ट हो गया, ये कर दिए तो ढ हो गया, लेकिन इसी में ये लंगड़ी घुमा दिए तो ये द हो गया। एक और चीज आप लोग को देखने के लिए मिलता होगा, कहीं बुनका रहता है नीचे या कहीं नहीं रहता है, इसके लिए भी नियम है। समझ में आ रही बात? इसके लिए भी नियम है, पढ़ाएंगे। तथा उसके लिए नियमों की रचना करता है। समझ में आ रही बात? क्यों नियमों की रचना कर रहे हैं? आगे बोला व्याकरण भाषा की अशुद्धता दूर कर, सबसे बड़ी बात, अशुद्धता दूर कर नवीन व संवरा हुआ रूप प्रदान करता है। कहने का मतलब क्या? एक नया रूप धारण करके उसको अच्छे तरीके से, सुस्पष्ट तरीके से क्लियर करके आपके सामने रखता है। इसका काम किसका काम है? यह व्याकरण का। यह काम कौन करेगा? व्याकरण करेगा। ठीक है, अब चलिए, दूसरा नंबर टॉपिक था, अब तीसरा नंबर टॉपिक पे चलते हैं। तीसरा नंबर टॉपिक हमारा है क्या? व्याकरण के अंग। तीसरा नंबर टॉपिक हमारे पास क्या है? व्याकरण के अंग। अब व्याकरण के अंग पढ़ते हैं। व्याकरण के अंग, पार्ट्स ऑफ ग्रामर। पार्ट्स ऑफ ग्रामर इंग्लिश। अब चलिए इसके अंग की चर्चा करें। तब व्याकरण के तीन भागों में बांटा गया हुआ है। पहला भाग अगर देखें तो इसका नाम है वर्ण विचार।
वर्ण विचार, जिसको इंग्लिश में हम लोग अभी लिखे थे फोनोलॉजी या ऑर्थोग्राफी। ऑर्थोग्राफी। दूसरा हम लोग देखिए तो इसको कहते हैं शब्द विचार। इसको इंग्लिश में कहते हैं इटिमोलॉजी। तीसरा आ जाता है हमारा वाक्य विचार। जिसको बोला जाता है सिंटैक्स। मतलब व्याकरण के अंक कितने हो गए? 3। वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। अब ये वर्ण विचार को इंग्लिश में हम लोगों ने फोनोलॉजी कहा या ऑर्थोग्राफी कहा, शब्द विचार को इटिमोलॉजी का है, वाक्य विचार को हम लोगों ने सिंटैक्स कहा। अब इसमें से हमको इसके बारे में पढ़ना है। अगला नंबर टॉपिक हमारा जो था वह हमारा यही था, वर्ण विचार। फिर उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे शब्द विचार पे, फिर उसके बाद डिस्कस करेंगे वाक्य विचार पे। समझ में आ रही बात? अब चलिए हम आपको लेके चलते हैं वर्ण विचार की दुनिया में। यह तीसरा नंबर टॉपिक था हमारे पास, जिसको हम लोगों ने बांट लिया। अब चलिए हम लोग चलते हैं फोनोलॉजी की दुनिया में, ऑर्थोग्राफी की दुनिया में। ये हमारा फोनोलॉजी क्या कहता है? वर्ण विचार, जिसको हम लोगों ने नाम दिया था फोनोलॉजी या ऑर्थोग्राफी। ठीक है। अब ये जो वर्ण विचार है इसके बारे में डिस्कस करना है। देखिए, वर्ण विचार शुरू से करने से पहले मैं आप लोग को एक नोटिस देना चाहता हूं, एक चीज पढ़ाना चाहता हूं। जब वर्ण आ गया है तो अ पढ़ते हैं। आज तक बचपन से बच्चे लोग अ पढ़ते आ रहे हैं। मैं लिख रहा हूं, अब पर दूगो सोना अ। एक बात बताइए, बचपन से आप लोग अ पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, मैं भी मानता हूं। लेकिन बचपन से पढ़ते आ रहे आप लोग कैसे पढ़ते हैं? मुझे इतना पता है कि बहुत सारे बच्चे को आ में अभी भी दिक्कत होती है। हाँ होती है भाई, होती है, मैं भी जानता हूं। 10th क्लास में पहुंचने के बाद ही बच्चे को आ पढ़ने में दिक्कत होती है। आज मैं आप लोग को वही आ पढ़ाता हूं। आप लोग अभी भी आ पढ़ेंगे तो कैसे पढ़ेंगे? अकार आ, हर्षी दीर्घी हर्षु दीर्घु ए ओ अंग अ, या ऐसे अकार आ, हर्षी दीर्घी हर्षु दीर्घु ए पर एक ले आए, औकार ओ, अपर दुगो एक ले कार अ, अपर अनुस्वार अंग, अपर दुगो सोना अ। पढ़ते हैं। अब मैं कहता हूं आप लोगों को ऐसे नहीं पढ़ना। आप लोग बचपन में जो खाली क ख पढ़ते थे, क्या क ख अभी वैसी पढ़ रहे हैं? क्या क ख अभी पढ़ रहे हैं? नहीं ना। अब क ख से तनकाले ऊपर उठ गए, तो तरीका तनकाले बदल लीजिए। अब समझ में आ रही बात? पढ़ना आ ही है, लेकिन तरीका अलग होगा। कैसे? अब ध्यान दीजिए, मेरे एक सर थे जिनका नाम था धीरेन्द्र सर। आप पढ़ना हम लोगों को वही सिखाए थे।
शायद एक क्लास के वीडियो मैंने बोला था कि मेरे एक शर्त थे धीरेंद्र सर, उन्हीं से मैंने ये चीज सीखा है। एक ही बार वो आए थे और यही बात बताए थे, बचपन से पढ़ते आ रहे हो लेकिन अब तुम लोगों को ऐसे नहीं पढ़ना चाहिए, अब तुम लोगों को ऐसे पढ़ना चाहिए। ये खास बात है। क्या खास बात उन्होंने बताई थी कि मुझे वो 3rd क्लास की बात आज तक याद है, और मैं आज तक जहां भी पढ़ाने गया हूं ये बात मैंने पढ़ाई ही पढ़ाई है। समझ में आई बात? ध्यान दीजिए कैसे पढ़ने के उन्होंने हमें सिखाया था 3rd क्लास में। युधिष्ठिर मॉनिटर मैं ही था अपने बैच का, शुरू से ही, बचपन से ही मैं अपने क्लास का मॉनिटर, अपने सेक्शन का मैं ही मॉनिटर हूं क्लास 8 तक। क्लास 9th के बाद से हमारी क्लासेस में थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई, घर पे काम होने के कारण थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गया, जिसके कारण से मैं रेगुलर नहीं रहा, इसलिए मॉनिटर चेंज हो गया। ठीक है, लेकिन हाँ क्लास 8 तक मैं रेगुलर था, तब तक मैं ही मॉनिटर था अपने सेक्शन का, और किसी को खड़ा होने की जरूरत ही नहीं पड़ी। कोई बेचारा, जब भी सर पूछते थे कि कोई और बनेगा अगले साल, जब भी एग्जाम होता था तो कोई बच्चा खड़ा ही नहीं होता था। सारे के सारे व्यक्ति संतुष्ट थे उससे, हमसे, चाहे वो कोई भी चीज मैनेजमेंट करने से लेकर के, हर चीज से लेकर के, सब चीज से वो मस्त थे, कोई दिक्कत नहीं था उनको। ठीक है, तब वो आकर के हमको बोले थे खली लेकर के आओ। उन्होंने लिखा था, लिखा, कुर्सी पर बैठ गया और पढ़ करके बताया कि आज तक तुम लोग पढ़ते हो अकार आ हर्षी दीर्घी हर्षु दीर्घु ए औकार ओ अपर दुगो एक लेकार अपर अनुस्वार अपर दुगो सुना। अब आज से इसको चेंज कर दो, अब आज से तुम लोग को ऐसे नहीं पढ़ना है, बशर्ते तुम लोग को पढ़ना है आ। फिर से सुनिए, ध्यान दीजिए, आ ई उ ए ओ अंग आ। फिर से गौर से फरमाइएगा, यहां पे मैं कैसे पढ़ रहा हूं। आ ई उ ए ओ अंग आ। यार मजाक नहीं कर रहा हूं, किसी भी ऑफलाइन क्लासेस में जब ऐसे पढ़ता हूं ना तो हर बच्चे हंस देते हैं कि ये कौन सा पढ़ाई पढ़ा रहे हैं सर। हकीकत है, हंस देंगे, कोई दिक्कत नहीं। मैंने भी हंसा था उस वक्त जब सर हमको पढ़ाए थे ऐसे, तो बहुत अच्छे से हंसे थे, पूरी बैच हंसे थे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब आप लोगों को मैं कहता हूं कि आप लोगों को ऐसा ही पढ़ना चाहिए। खास गुण है इसके पढ़ने के तरीके के अंदर, उन्होंने उस दिन बताया था। जब बता दिया ना, उसके बाद हम लोग की बोलती बंद हो गई थी, और गजब की बात बताया था उन्होंने। 3rd क्लास मायने रखता है उतनी बात को भी समझना, और तब भी से मैं याद करके रखा हूं। आज मैं अपने छोटे छोटे बच्चों को, स्टूडेंट, मतलब होम ट्यूशन जहां पढ़ा रहा हूं मैं, वहां भी जाता तो मैं ऐसे ही पढ़ाता हूं उन लोगों को। आ ई उ ए ओ अंग आ। बात फिर से मैं कर रहा हूं, फिर से ध्यान दीजिए। आ ई उ ए ओ अंग आ। हर एक धीरे बोलने के बाद नेक्स्ट वाले पे मैं जोर से पढ़ रहा था। मैंने पढ़ा आ ई उ ए ओ अंग आ। अब आपके दिमाग में आता होगा कि सर ऐसे पढ़ने के फायदे क्या है। एक सेकेंड जरा सा ठहर के देखिएगा कि फायदे क्या है, मैं दिखाता हूं। ये मैंने लिखा अ का मात्रा। अगर ये दुनिया में मात्रा नहीं होते तो हिंदी की मोटी मोटी पुस्तकें क्या, एक छोटी सी पुस्तक तक नहीं बन पाती। कोई वर्ड का निर्माण कह दो अगर संभव हो जाए, संभव ही नहीं है बिना इस मात्रा के। यह संभव ही नहीं है। बिना इस मात्रा के प्रयोग से तुम किसी भी चीज का निर्माण कर दो, किसी भी शब्द का निर्माण करके दिखा दो तो मुझे, संभव ही नहीं है। हर में यह छुपा हुआ तुम्हें मिलेगा। अरे कोई ना मिले यह तो जरूर मिलेगा। क्यों मिलेगा? इसके पास मात्रा क्यों नहीं है, इसका भी जवाब मैं दूंगा, अब भी कब भी दूंगा मैं। कभी दिमाग में सवाल आया कि इसके पास मात्रा क्यों नहीं है, इस सब के पास मात्रा है, इस सब के पास मात्रा क्यों नहीं है, इसके पास मात्रा क्यों नहीं है स्पेशल, इसके पास मात्रा कहां है, कहां गया, ये गया कहां? मैं बताऊंगा, चिंता मत करो। सबसे पहले तुम्हारे सवाल का जवाब दे देता हूं मैं कि ऐसे पढ़ने के कारण क्या है, क्या फायदे हैं।
मैंने जहां जहां जोर देकर के पढ़ा है ना, वही दीर्घ है। अगर मैंने दीर्घ ई में पढ़ा तो जोर से अगर कोई बोल रहा है तो समझ लो वहां पर क्या लगेगा, दीर्घ लगेगा। अगर जोर से अगर बोल रहा है तो समझ लो आ लगेगा। इसमें तो कभी कोई दिक्कत ही नहीं होता किसी को। दिक्कत होता है हर्षी में और दीर्घी में, दिक्कत होता है हर्षु और दीर्घु में कि आखिरकार हम हर्षु का प्रयोग कहां करें, दीर्घी का प्रयोग कहां करें, हर्षु का प्रयोग कहां करें, दीर्घु का प्रयोग कहां करें। प्रॉब्लम्स तो इसमें आते हैं। हाथ तो तब हो जाता है बच्चे जब ए आ लिखते हैं और ए लिखने के दो एकले देते हैं पर। यहां पर दो एकले का प्रयोग क्यों नहीं करते, जबकि कै लिखते हैं तब दो एकले का प्रयोग करते हैं, क्यों करते हैं, यह भी कारण मैं दूंगा। लेकर जाना, वेट करो, वेट, हां कुछ वेट, बस कारण दे रहा हूं मैं, कारण ध्यान दो। मैंने बोला अ के पास मात्रा क्यों नहीं है, तुम्हारा सेकंड आंसर है। मैंने ये आंसर दे दिया कि तुम्हें ऐसे क्यों पढ़ना चाहिए, क्योंकि तुम जहां भी पढ़ रहे हो अगर धीरे सा नहीं बोल रहे हो तो वहां पर हर्षिकार का प्रयोग होगा। जैसे तुम बोलते हो किताब, कभी नहीं बोला किताब, नहीं बोलते हो, आराम से बोलते हो किताब। किताब में क्या लगेगा, तो हर्षिकार लगेगा, सीधी सी बात है। तुम बोलते हो दीवार, क्या बोले तुम, दीवार। दीर्घिकार लगेगा, जोर से पड़ गया। तुम बोलते हो वीणा, क्या बोले तुम, वीणा। देखिए तुमको व पर ज्यादा जोर पड़ रहा है, व बोलने पर उतना जोर नहीं पड़ रहा है, वीणा बोलने पर ज्यादा जोर पड़ रहा है हमको। तो जहां पर जोर पड़ रहा है वहां पर हम हमेशा क्या चीज का प्रयोग करेंगे, दीर्घिकार का प्रयोग करेंगे। और जहां पर कम जोर पड़ेगा वहां पर हम क्या चीज का प्रयोग करेंगे, हर्षिकार का प्रयोग करेंगे। वही हाल हमारे इस हर्षुकार के साथ आता है, वही हाल हमारे दीर्घकार के साथ आता है। जहां पर धीरे से नहीं बोलने का बोध आएगा वहां पर हम हर्षुकार का प्रयोग करेंगे, जहां पर जोर से बोलने का बोध आएगा वहां पर हम दीर्घकार का प्रयोग करेंगे। यही खास बात है इस पढ़ाई में। पूरी की पूरी बात तुम्हारे पढ़ने पर डिपेंड है, समझ रहे बात को। अब तुम्हारा सेकंड सवाल सॉल्व करता हूं कि इसके पास मात्रा क्यों नहीं है। चलो लेकर चलता हूं मैं तुमको। इसके पास मात्रा इसलिए नहीं है, इस सब के पास मात्रा इसलिए है, इससे जब कोई पूछता है कोई भी अक्षर हो तोरा पास मात्रा हो, तो ये कथी कहता है, ना हमरा पास मात्रा ना हो, हमरा बेगर तू बनिए ना सके छा। बात सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं। इससे जब कोई पूछता है कि हो तोहर मात्रा कहां हो, ई बेचारा कथी कहता है, हो हमरा पास मात्रा ना हो, हमरा बेगर तू ना बन सके छा। कहने का मतलब समझिए, आप कुछ भी लिखते हैं उसमें यह छुपा हुआ है। आप कुछ भी लिखते हैं उसमें यह छुपा हुआ है। आप बोलते हैं क, क्या बोले, क, जरा प्रेम से बोलिए था, क। लास्ट में और दिखाई दे रहा है, फिर से बोलिए पा, इसमें भी और दिखाई दे रहा, बोलिए ना, इसमें भी है, झूठ मत बोलिएगा, न आ रहा है। न में हम बोल रहे हैं लास्ट में आ रहा है, न आ रहा है, च आ रहा है, या आ रहा है, सा आ रहा है। गलत क्या बोला। जब कोई इससे मांगेगा तुम्हारा मात्रा कहां है, इसने बोला मेरे पास नहीं है और मेरे बगैर तुम्हारा निर्माण संभव नहीं है। और कैसे, मैं दिखाता हूं। व्याकरण की दुनिया में एक चिन्ह आता है, एक ऐसा चिन्ह आता है, जब मैं र पढ़ाऊंगा तो यह भी आप लोगों को पता है व्याकरण में कि र ऐसे लिखते हैं, एक र ऐसे आता है, एक र ऐसे आता है, ये रेप वाला रेप वाला र ऐसे आता है, फिर एगो र ऐसे आता है, फिर एगो र ऐसे आता है। आखिरकार इतने प्रकार के र के होने के कारण क्या है, इसके पीछे के क्या कारण है।
तुम कहीं भी जाकर के देख लेना, जहां पे ड है ना, ड के साथ ये लगा रहेगा। जहां पर हम लोग का ये देखो ट है और ट के साथ ये र लगा रहेगा, दूसरा कोई इस दोनों के साथ नहीं लगा रहता है। क्यों, क्या कारण है? क्या इस सब में कोड़ी फूट गया हुआ है? नहीं ना, इसका प्रयोग हम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? नियम है इसका, नियम है इसका। जब र का प्रयोग पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, डोंट वरी। अभी हमको यहां चलना है। ये क है, ये एना लग गया तो र आ गया, लेकिन जब ये एना लग गया तो इसको हम कहते हैं हलंत। क्या कहते हैं? हलंत। तो हम क में हलंत लगाएं, और जब ये क में हलंत लगाइएगा तो एकरा में से निकलेगा अ। क्या निकलेगा? अ। और जब तक आधा क और अ नहीं जुटेगा तब तक क का निर्माण ही संभव नहीं है। आप कुछ भी ले लीजिए ना, कवर्ग ले लीजिए, चवर्ग ले लीजिए, टवर्ग ले लीजिए, तवर्ग ले लीजिए, पवर्ग ले लीजिए, यरलवा ले लीजिए, पूरे में अ मिलेगा ही मिलेगा, सारे के सारे अक्षरों में मिलेगा, मिलबे करेगा। हम जानते हैं, हम जानते हैं ना, हम जानते हैं। एक चीज आता है, इसमें से कोई बच्चा हमसे पूछ सकता है, सर री का छोड़ दिए, री को हटा दिया गया, क्यों हटाया गया? उसके भी कारण है। हम है ना, डोंट वरी, चिंता मत करो। ये क है, क में हलंत लगा दिया, आधा क बना प्लस आ गया, इसको मैं जोड़ूंगा, बना दिया क। अगर ध्यान दो, ख है, ख को मैं बोलता हूं तो ख में हलंत लगा दिए तो इसमें से निकलेगा अ, और जब तक आधा ख और अ को जोड़ेंगे नहीं तब तक पूरा ख का निर्माण संभव नहीं है। ये ट है, अगर ट में हलंत में लगा दूं इसमें से निकलेगा हमारा अ, और जब तक आधा ट और अ नहीं जुटेगा तब तक पूरा ट का निर्माण संभव नहीं है। इसी तरीके से पूरा का पूरा अक्षरों में जब तक अ नहीं रहेगा तब तक उसका निर्माण संभव नहीं है। अब समझ में आया इसके पास क्यों नहीं है? अब समझ में आया कि आखिरकार इसके पास मात्रा क्यों नहीं है? क्योंकि बिना इसके किसी अक्षर का निर्माण ही संभव नहीं है। हर अक्षरों में जुटा हुआ है, हर अक्षरों में है, यह छुपा हुआ है पहले से। अब बात समझ में आ गया? क्लियर? बढ़िया से पढ़ा सकते हैं ना किसी को? कोई बात नहीं, हम जानते हैं, हमारे स्टूडेंट है ना आप। ध्यान दीजिए, इसका काम क्रिया हम लोगों ने पढ़ लिया। इसके पास मात्रा क्यों नहीं है? क्योंकि खुद यह मात्रा जैसा काम कर रहा है यार, यह खुद सबके साथ है यार, तो मात्रा की जरूरत क्या है? इसको समझ रहे बात को? एकरा पास मात्रा किस लिए? ध्यान दीजिए, ई बेचारा जो है ना, ई तो सबके साथ है। आपको पता है कहीं भी अन्य अक्षरों में जाता है तो ई बेचारा जो जाता है खाली मात्रा जाता है, और तो ही रहता है। हर्षी न जाकर के हर्षिकार जाता है, दीर्घी न जाकर के दीर्घिकार जाता है, हर्षु न जाकर के हर्षुकार जाता है, दीर्घु न जाकर के दीर्घुकार जाता है। सबके नाम के पीछे क लगल है, कार, अकार, हर्षिकार, दीर्घिकार, हर्षुकार, दीर्घुकार, सबके नाम के पीछे का लगल रे बउआ? कार। तो मात्रा में लगाएंगे कार और उसका मूल नाम हो जाएगा, वो का नाम बोलेंगे, सीधी सी बात। तो ये जो क है, क में तो ऑलरेडी है एगो अ छुपा हुआ, अब हमारे पास ये आकार आकर के जुट जाता है। समझ में आ रही बात? तो आकार भी अपने आप में एगो अ है, आकार भी अपने आप में एगो अ है। जब तक अ प्लस अ ना मिलेगा तब तक आ नहीं बनेगा, और जब तक आ नहीं बनेगा तब तक आकार कहां से आएगा भाई? अब ध्यान दीजिए, अ प्लस अ को ही तो हम आ लिखे हैं, इसका मतलब एगो अ तो अ सौंसे आ गया। इस अ के लिए हम क्या चीज का प्रयोग किए? आकार का प्रयोग किए। इसका मतलब जीता जाता आकार क्या है? अपने आप में एगो अ है कि नहीं है? बात आ रही समझ में? हाँ। अब क प्लस आकार, यह क्या बना दिया? का। वही अगर क्रिया हम करेंगे च के साथ
तो च प्लस आ। अगर च प्लस अ अगर लिखते हैं ना आप, इसका मतलब इसमें से अ जो निकला सो, ध्यान दीजिए, इसको मैं दूसरे तरीके से फिर से मैं समझाता हूं। यहां पर क प्लस आकार लिखे थे, का लिख दिए, लेकिन एगो बात ध्यान दीजिए, अगर क प्लस अ फिर अगर लिखा हुआ है कहीं किताब में, इसका मतलब वो किताब क्या दर्शाना चाह रहा है कि क में जो अ था इसको तोड़िएगा तो आप क्या लिखिएगा, क हलंत प्लस अ प्लस एगो अ यहां पर पहले से था तो वो लिखिएगा, मतलब अ प्लस अ क्या बना दिया, आकार, और क हलंत है, यह बेचारा जुट करके हमारे पास क्या बना दिया, क, और इस दोनों को एक साथ जोड़ देंगे तो बन जाएगा का। फिक्स है, क्योंकि एक अ के लिए हमारे पास आकार है और इसमें का अ क के साथ चला गया, बन गया का। यही बात तो ख के साथ, खा को भी लिखना है तो ख प्लस अ लिखा हुआ है, इसका मतलब यह क्या लिखा हुआ है, खा लिखना चाह रहा है। अगर ट प्लस अ लिखा हुआ है, इसका मतलब वह क्या करना चाह रहा है, टा लिखना चाह रहा है। लेकिन अगर ट में हलंत लगा दिया, इसका मतलब वह ट लिखना चाह रहा है। समझ में आ रही बात, क्योंकि वो उसको छोटा किया। ठीक है, हमने अ का प्रयोग पढ़ लिया, आ का प्रयोग पढ़ लिया, अब हम लोग हर्षिकार का प्रयोग करते हैं। आखिरकार आकार के मात्रा का प्रयोग हम लोग किस रूप में कर रहे हैं, फिर उसके बाद हम लोग कर रहे हैं क्या, हर्षिकार का प्रयोग। तो आपको पता है कि मान लीजिए क हर्षिकार की लिखा हुआ है, तो इसमें अगर हम मात्रा का प्रयोग कर रहे हैं तो इसका मतलब यह हुआ कि क में से हर्षिकार को निकालना है। समझ में आ रही बात, तो क में हलंत लगा दिया, इसका मतलब क और हर्षी हम निकाल दिए। समझ में आ रही बात। लेकिन अगर मान लीजिए कि कोई इसका सीधा के सीधा कह रहा है संधि विच्छेद करने के लिए, तो आप क हलंत प्लस सीधा लिख सकते हैं क प्लस ई, तो यह भी सही है। लेकिन इसका कह रहा है वर्ण विच्छेद करने के लिए, तब आपको करना पड़ेगा क हलंत प्लस, यहां पर करना पड़ेगा क हलंत प्लस अ प्लस ई। समझ में आ रहा है, ये हमारा हो गया वर्ण विच्छेद। हमने क्या किया, वर्णों को तोड़ा है। समझ में आ रही बात, हम लोगों ने क्या किया है, वर्णों को तोड़ा है, इसीलिए हम लोग कहते हैं क्या, वर्ण विचार। इसमें आधा क में से फिर अ को आपको निकालना पड़ेगा, वर्ण निकाल दिए, फिर इसमें से आप लोग को हर्षि था तो हम लोग हर्षिकार का अंतर निकाले। ये हमारा हो गया, ये हो गया संधि विच्छेद। बस हमने क हलंत लगा दिया था, क प्लस ई लिख दिया, तो ये सही है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि हर्षि का मात्रा हर्षिकार होगा और क है, यह दोनों मिलकर के बना देगा क्या, की, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर कह दे वर्ण अलग करना है, तब क हलंत प्लस अ प्लस ई लगाना पड़ेगा, तब जाकर के आपका सही होगा क्या, क हर्षिकार की। समझ में आ रही बात। आपको पता है कि हर जगह सिर्फ और सिर्फ मात्रा उठ करके जाते हैं, अ अपने जगह पे रहते हैं। ठीक है, फिर मैं आगे बढ़ता हूं, आपको मैं समझाता हूं दीर्घिकार का। ये दीर्घिकार है, दीर्घिकार के प्रयोग मैंने बोला था आपको, क दीर्घिकार की, क दीर्घिकार की। ये जो क दीर्घिकार है, पुनः मैं समझा रहा हूं, अगर हर्षिकार लगा हुआ है, संधि विच्छेद करने के लिए कहें, तो आप लोग क प्लस दीर्घी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर कोई वर्ण विच्छेद करने के लिए कहे, तो क हलंत प्लस यहां पर अगर लगा हुआ है, तो अगर वर्ण विच्छेद करना रहेगा तो आप लिखिएगा क हलंत प्लस अ प्लस दीर्घ ई। कोई दिक्कत नहीं है, कोई गलत नहीं कर सकता आपको, क्योंकि आपको हर एक एक वर्णों को अलग करना है। यह भी अलग वर्ण हो गया, यह भी अलग हो गया, ये तो वर्ण है ही हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं है हमारे पास। चलिए अब हम लोग चलते हैं हर्षुकार पे। पुनः हर्षुकार पे मैं वही बात समझाऊंगा जो मैं अभी समझा रहा हूं। हीरो तो यहां से आएगा, हर्षुकार है, फिर हम लोग को पढ़ना है क हर्षुकार कु। इसमें भी हलंत लगा दिया, संधि विच्छेद करने के लिए कहेंगे तो क प्लस हर्षु हो गया, ये हमारा हो गया क्या, कु। लेकिन इसी में अगर कहेगा अगर वर्ण विच्छेद करने के लिए, तो हम लिखेंगे क हर्षुकार कु को क हलंत प्लस हर्ष उ, सॉरी अ प्लस हर्ष उ, ये हमारा हो जाएगा कु, कोई दिक्कत नहीं। इसी प्रकार से हमारा दीर्घ का है। अगर दीर्घ का रहेगा तो इसमें से हम लोग को बोलना पड़ेगा क्या, कि क हलंत प्लस दीर्घ, और इसमें भी हम लोग को लगाना पड़ेगा कि क हलंत प्लस अ प्लस दीर्घ उ, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पर समझिए कि बच्चे लोग गलती करते क्या है, हमें इस सवाल का जवाब देना है
कि जब वो ए लिखते हैं तो ए का मात्रा क पर एकले के लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। च पर एकले चे लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। म पर एकले में लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। न पर एकले ने लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहां पर ए है और ए का मात्रा हमको बता रहा है क्या होता है, एगो एकले। सवाल यह उठता है कि जब बच्चा क पर दोले कै लिखना होता है तो क पर दोले कै तो सही लिखते हैं, च पर दोले चाय तो सही लिखते हैं, म पर दोले मैं तो सही लिखते हैं, न पर दोले न तो सही लिखते हैं। किंतु जब वो अ लिखते हैं तो वहां पर ए के ऊपर भी दूगो एकले दे देते हैं, जो कि सरासर गलत है। ए के ऊपर दूगो एकले नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, सवाल यह है। आइए मैं बताता हूं, इसका कारण देता हूं कि क्यों नहीं हो सकता। इसलिए नहीं हो सकता हमारे पास कि यह ए है और आपने देखा क्या कि ए का मात्रा क्या होता है, एगो एकले होता है। जब ए का मात्रा एगो एकले है हमारे पास तो ए पर एकले क्या हो गया, दूगो एकले। ए पर एकले क्या हो गया, दूगो एकले। अब सवाल यह है कि क्यों है दूगो एकले। तो एकले एगो एकले देख रहे, जैसे मान लीजिए हम बउआ को समझाते तो कैसे समझाते हैं, बउआ हो ये एगो लड़का हो, ये बड़का हो गलो, शादी बियाह हो गलो, कथी हो गलो एकरा, शादी बियाह हो गलो। अब एकरा पास एगो बेटा हो, अभी बेटा के कथी कर रहा, कंधा पे लेके घूम रहा, बेटा के कथी कर रहा, कंधा पे लेके घूम रहा। मतलब अपना बेटा के लिए भी तो एगो एकले लिखते हैं बेचारा, तो एकरा लेल तो एगो एकले हइये है, तो ये खुद भी तो अपने लिए एगो एकले रखेगा और इसके ऊपर इसका बेटा जो कंधा पर बैठा हुआ है इसके लिए भी तो एक एकले रखेगा। इसीलिए ए पर एकले आए के पास दूगो एकले मात्रा है। और अगर कोई बच्चा लिख रहा है ए पर दूगो एकले तो यह गलत है। अब कारण समझ में आ गया, यही बात है खास। इस बात को समझिए, गलतियां बहुत बार करते हैं बच्चे लोग कि ए के ऊपर दूगो एकले दे देते हैं। अब क्यों नहीं हो सकता आपको ही पता है, क्योंकि खुद ए, इसके लिए तो आपने एकले का प्रयोग कर ही लिया, ऑलरेडी ये एगो और एकले लेकर के चल रहा है, तब अगर प्रयोग कर रहे हैं आप तब यह गलत है। समझ में आ गई बात। अब चलिए हम अगले मात्रा की तरफ चलते हैं, अ ओकार ओ। ये जो ओकार है हमारे पास, तो अ के साथ लगा तो अ ओकार ओ, उसी में क के साथ लगेगा तो क ओकार को, च के साथ लगेगा तो च ओकार चो, म के साथ लगेगा तो म ओकार मो, न के साथ लगेगा तो न ओकार नो, त के साथ लगेगा तो त ओकार तो। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, किसी के साथ भी आप प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तोड़ने के लिए अगर कहा, यह समस्या उत्पन्न करेगा कि अगर कह रहा है संधि विच्छेद करने के लिए, तो आप क हलंत पर क ओकार को लिखा हुआ है, तो संधि विच्छेद में आप सीधा के सीधा क प्लस ओकार लिख दीजिएगा तब भी सही है, कोई गलत नहीं कर सकता। लेकिन अगर वर्ण विच्छेद करने के लिए कह रहा है तो क हलंत प्लस ओ आपको निकालना पड़ेगा, साथ में यहां पर अ भी निकालना पड़ेगा। अब कोई जरूरत नहीं है कि आप यहां पर ओ भी लिखे, आप ओ का मात्रा भी प्रयोग कर सकते हैं। आपको मात्रा क्यों सही है आपको भी पता है, आ के रूल में हम आपको बता चुके हैं। वही हाल अगर हम देखें तो दूगो एकले वाला का भी होता है, अपर दूगो एकले कार औ का, यहां पर देखें तो कपर दूगो एकले कार क, यहां पर देखें तो च पर दूगो एकले कार च, यहां पर देखें तो म पर दूगो एकले कार म, यहां पर देखें तो न पर दूगो एकले कार न, यहां पर देखें तो त पर दूगो एकले कार त। अगर इसको तोड़ने के लिए कहा गया तो पुनः उसी प्रकार से काम करना पड़ेगा। क पर दूगो एकले कार को हलंत लगा दिया, वर्ण विच्छेद कहेगा तो क अ पर दूगो एकले कार क। लेकिन वर्ण विच्छेद अगर कहा तो क हलंत प्लस अ प्लस हमको निकालना पड़ेगा दूगो एकले और आकार। समझ रहे बात को। अब आ गया अनुस्वार, सॉरी अंग अनुस्वार, हाँ वही अनुस्वार। अब अनुस्वार को पढ़ते हैं, इस बात को समझिए। हमारा क्या कह रहा है, अपर अनुस्वार अंग, तो जब ये अ के साथ प्रयोग हुआ तो अपर अनुस्वार अंग, जब यह हमारे पास क के साथ प्रयोग होता था कपर अनुस्वार कंग, त के साथ तो तपर अनुस्वार तंग, म के साथ तो म पर अनुस्वार मंग, न के साथ तो न पर अनुस्वार नंग। कहने का मतलब क्या कि अगर इसको तोड़ने की जरूरत पड़ी, इसको तोड़ने के लिए कहेगा तो न में हलंत लगाएंगे, ऊपर अनुस्वार लगाएंगे और यहां से सीधा के सीधा इसको अलग करेंगे। न में हलंत लगा करके वर्ण विच्छेद कहा तो अ भी अलग करेंगे और अनुस्वार को भी अलग करेंगे। ये खास बात है।
समझ रहे बात को? यहां पर अनुस्वार भी आपको अलग करना पड़ेगा। वर्ण विच्छेद में अगर सीधा के सीधा संधि विच्छेद कर दो कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम ही नहीं, आप सीधा अलग कर लो, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम। लेकिन जब यहां पर वर्ण विच्छेद कर दिया तो आपको हर एक एक को अलग करना पड़ेगा, यह समझने वाली बात है। और एक बात हमेशा याद रखिएगा, ये जो अंग है और अ है ये अयोगवाह की श्रेणी में आता है। अभी मैं बांटूंगा वर्ण विचार को, मैं बांटूंगा कितने भागों में, इसके कितने बेटे होते हैं उस हिसाब से मैं बांटूंगा, तब मैं आपको बताऊंगा कि इसके 3 बेटे होते हैं। उसमें से एक वो हमारा हो जाएगा कौन सा? स्वर वर्ण, दूसरा हो गया व्यंजन वर्ण, तीसरा हो जाएगा अयोगवाह। और उसी अयोगवाह के श्रेणी में हम लोग को यह पढ़ना है। तो हम लोग का यह तीसरा नंबर टॉपिक था, सॉरी तीसरा या जमा टॉपिक को, टॉपिक के लिए माफ कीजिएगा, टॉपिक हमारा गड़बड़ हो गया, 4 गो टॉपिक या 5 गो टॉपिक था, आई एम सॉरी। टॉपिक आप लोग खुद लिख रहे हैं, आप खुद स्टूडेंट, इतना नहीं ध्यान रखिए तो क्या रखिएगा, ध्यान दीजिए। मतलब आपने पढ़ लिया, इसके क्या क्या कारण थे, क्या क्या प्रयोग थे, कहां कहां प्रयोग थे, मैंने पढ़ा दिया आप लोगों को। अब हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स है, इस एग्जाम्पल्स को देखते हैं। इसमें से एक पॉइंट है, पॉइंट भी लिख लीजिए जरा सा। हम लोग बोलते समय, इसका फर्स्ट नंबर पॉइंट है यह, याद रखिएगा, हम लोग बोलते समय शब्दों का प्रयोग करते हैं। क्या चीज का प्रयोग करते हैं? शब्दों का प्रयोग करते हैं। और इसी का दूसरा नंबर पॉइंट मैं अगर लिखूं, और ये सारे के सारे शब्द, ये शब्द ध्वनियों से मिलकर के बने होते हैं, ध्वनियों से मिलकर बने होते हैं। समझ में आ रही बात? अब ये क्या है, ये मैं एग्जांपल से आपको लोगों को समझाता हूं। मान लीजिए एग्जांपल्स में हमको लिखा हुआ है कमल, कमल। अब इसको अगर कह रहा है, पहले इस बात को समझिए, कह रहा है हम लोग बोलते समय क्या करते हैं? शब्दों का प्रयोग करते हैं। बउआ हो, हम कहे छे माई खाना लाबे ना, हमने क्या बोला? माई खाना लाबे ना, ये देहाती भाषा, कोई बात नहीं। लेकिन माई क्या हो गया? एक शब्द। खाना, खाना क्या हो गया? एक शब्द। लाबे, लाबे क्या हो गया? एक शब्द। न, ये एक अलग बात है, समझ में आ रही बात? तो माता जी खाना लाइए, माता भी क्या हो गया? एक शब्द। खाना क्या हो गया? शब्द। लाइए क्या हो गया? एक शब्द। इन शब्दों का प्रयोग में हम लोग क्या चीज का प्रयोग कर रहे हैं? ध्वनि का प्रयोग। बिना ध्वनि का इसका निर्माण संभव नहीं है। अब ध्वनि क्या है, हमको इसको देखना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट में दूसरा नंबर पॉइंट हम लिखा था, ये शब्द, मतलब जिस शब्दों का प्रयोग हम लोग कर रहे हैं, इन शब्दों में क्या चीज का प्रयोग हुआ है? ध्वनियों का प्रयोग। मतलब क्या चीज से मिलकर के बना है? ध्वनि मिलकर के बने हुए हैं। अब इसको समझते हैं कि कैसे मिलकर के बने हुए हैं। अब मैंने क लिखा, क हलंत प्लस अ प्लस म हलंत प्लस। देखो, अगर सीधा के सीधा संधि विच्छेद करने के लिए कहता मैं तो सीधे के सीधे लिख दूंगा, क प्लस म प्लस ल, हमारा बन गया कमल। हाँ, बात सही है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन हमारी बात यहां पर अगर वर्ण विच्छेद करने के लिए कहे, तोड़ने के लिए कहेगा, तो हमको तोड़ना पड़ेगा बढ़िया से। इसको हम लोग बोलेंगे क्या? क हलंत प्लस अ, फिर हम लोग बोलेंगे प्लस म हलंत प्लस अ, फिर हम लोग बोलेंगे क्या? ल हलंत प्लस अ। अब हमने जो निकाला ये अ, फिर हमने जो निकाला ये अ, फिर हमने जो ये निकाला अ, इसमें लगाया क हलंत, इसमें लगाया म हलंत, इसमें लगाया ल हलंत। ये सारे के सारे हम लोग जो बोलते हैं, ये सारे के सारे ध्वनियां तो है। बिना ध्वनि का आप बोल ही नहीं सकते। आप ही सोच करके देखिए, हम बोलते, हम क्या बोले, क्या कुछ समझ में आ रहा है? नहीं, बिना आवाज के समझ में नहीं आ सकता यार। मुख आदमी से आप जब मिलते हैं, मुख का मतलब होता है बता, अगर उनसे मिलते हैं तो क्या कभी कोई बात समझ में आती है? नहीं, वो सीधा इशारे में बात करता है। हाँ, सांकेतिक अक्षर वहां पे समझ में आ रहे हैं। मौखिक भाषा में बात कल पिछले बार सीरीज में हमको बता चुके थे, पिछले वाले पार्ट में। यहां पर हम कुछ भी बोलते हैं तो हमारे मुंह से ध्वनियां निकलती है, लेकिन हम उसमें राग अपना कुछ भी गा रहे हैं।
ये ध्वनि तो है लेकिन सार्थक ध्वनि नहीं है, हमें सार्थक ध्वनि की जरूरत है। तो क्या चाहिए? अ चाहिए, आ चाहिए, हर्षी चाहिए, दीर्घी चाहिए, हर्षु चाहिए, दीर्घु चाहिए, कुछ ना कुछ तो चाहिए हमारे पास यार। जब तक सार्थक नहीं रहेगा तब तक हमको अर्थ ही नहीं देगा, और अर्थ नहीं दे रहा तब व्याकरण में उसका कोई जगह ही नहीं है। अर्थ चाहिए, ये बात है, ये रूल है, नियम है। हमने लिखा था कमल, क हलंत प्लस अ, म हलंत प्लस अ, ल हलंत प्लस अ, ठीक है, ये बन गया कमल। दूसरा एग्जांपल लेता हूं मैं गीत का। गीत, इसको मैं डिफाइन करूंगा तो सीधा के सीधा लिख सकते हैं ग प्लस दीर्घ ई, ग प्लस दीर्घ ई प्लस त, ये हमारा हो गया क्या? गीत। कोई दिक्कत नहीं, दीर्घी के जगह पर हम दीर्घिकार भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आपकी मर्जी, आपकी मर्जी। लेकिन अगर बढ़िया से डिफाइन करने के लिए कहेगा तो इसको मैं ऊपर ला रहा हूं, थोड़ा कैमरा में दिक्कत हो रहा होगा, ध्यान दीजिएगा। इसको मैं लिखूंगा तो ग हलंत प्लस, मैं क्या लिखूंगा? ग हलंत प्लस दीर्घ ई प्लस त हलंत प्लस अ, ये बना दिया क्या? गीत। यही तो हमारा क्या है? वर्ण है, ध्वनि है। बात आ गया समझ में? अब हमारा एक और थोड़ा सा पॉइंट बाकी है, एक एमवीवीआई नोट है, इस नोट को समझिए इसी के अंतर्गत, बस थोड़ा सा। नोट हमारा क्या कहता है? नोट पैसा वाला नोट नहीं, नोट मतलब होता है, ध्यान देना, देखो एक वर्ड होता है नोट, मतलब नोटिस वाला, लेकिन टू नोटिस का मतलब होता है ध्यान देना। तो यहां पे नोट, ध्यान दीजिए, यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किसी भाषा में प्रयुक्त होने वाले सभी वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। अब इसको समझिए, देखो अभी तक मैंने जितना पढ़ाया है उस सब में इंपॉर्टेंट था, और ई ओकरो से बड़का वाला इंपॉर्टेंट, मतलब सबके बाबू कौन? ये समझ में आ रही बात? ध्यान दीजिए कैसे। बउआ हम लोग चप्पलों के माला पहनते हैं, फूलों का माला पहनते हैं, हर चीज का माला पहनते हैं कि नहीं? मोतियों का माला पहनते हैं, बहुत ही का माला पहनते हैं, लेकिन आज हम स्पेशल माला आप लोगों के पहनाएंगे, वह माला होगा ABCD का। आइए ध्यान दीजिए, ये एक माला है, ए है लटकल, बी लटकल, सी लटकल, डी लटकल, ई लटकल, एफ लटकल, जी लटकल, ये ऐसे ऐसे कर करके मान लीजिए जेड लटकल है, कॉमन सा। ये एक माला है जो युधिष्ठिर जी पहनकर घूमते हैं एनी टाइम, कोई दिक्कत नहीं। अगर वर्णों का समूह एक साथ है तो उसे वर्णमाला कहेंगे, और इंग्लिश में यही अल्फाबेट कहलाता है। बात आई समझ में? मतलब सार्थक वर्णों का समूह हमारा क्या कहलाएगा? वर्णमाला कहलाएगा। यही बात मैंने लिखा, किसी भाषा में प्रयुक्त होने वाला सभी वर्णों के क्रमबद्ध। अब मान ला तू लिखे छो कमल, लिख दिली, लेकिन अही में कोई कमल ना कह करके लिखे छे मलक, मलक। आज तक यो मलक सुन ले छो? आज तक कभी आप मलक सुने? नहीं सुने। जब आप मलक सुने नहीं, उसका कोई अर्थ नहीं, तो क्या इसका कोई एग्जिस्टेंस है? नहीं है। यह कभी भी संभव नहीं कि इस वर्ड का निर्माण हो जाए। आपका निर्माण किसका होगा? कमल का। यह अर्थ देगा आपको। समझ में आ रही बात? तो यह सार्थक वर्ड है, ये नहीं, ये समझिए। तो इसीलिए हम लोगों ने लिखा यहां पर, तो वर्णों का सार्थक समूह क्रमबद्ध ज्ञान, यह हमारा क्या कहलाएगा? वर्णमाला कहलाएगा। समझ में आ रही बात? तो ये मैंने क्या किया, इंग्लिश में लेटरों का समूह क्या कहलाता है? अल्फाबेट कहलाता है। उसी प्रकार से हिंदी में वर्णों का समूह वर्णमाला कहलाता है। लेकिन याद रखिए, समझने वाली बात यह है कि अगर इंग्लिश बात लिखा हुआ है और हिंदी बात लिखा हुआ है, तब हमारे पास अल्फाबेट्स होंगे। जब दो भाषा की अगर वर्ण एक साथ है तब अल्फाबेट्स। अगर एक को भाषा तो हिंदी में वर्णमाला ही होगा, अगर कोई और लिखल है तो वर्णमाला ही हो सकता है। अन्य भाषा इन्हें कि हिंदी में 10 गो क लिखल है, अ लिखल है, अकार आ लिखल है तो वर्णमालाएं बोलेंगे, गलत।
उसको वर्णमालाएं नहीं बोल सकते हैं आप। दूगो भाषा है अगर तब वर्णमालाएं बोल सकते हैं आप। अब लास्ट का लास्ट टॉपिक है हमारे पास, बस हमको डिफाइन करना है, ध्यान दीजिए। चौथा नंबर टॉपिक, वर्ण के प्रकार। वर्ण के प्रकार। वर्ण के प्रकार, इसका हिंदी इंग्लिश क्या हो जाए? काइंड्स ऑफ लेटर्स। ठीक है, इसके 3 बेटे हैं। इसके कितने बेटे हैं? 3 बेटे हैं। मतलब वर्ण के कितने बेटे हैं? 3 बेटे हैं। पहला हो गया हमारे पास स्वर वर्ण। पहला हो गया हमारे पास स्वर वर्ण। दूसरा हो गया हमारे पास व्यंजन वर्ण। दूसरा हो गया हमारे पास व्यंजन वर्ण। तीसरा हो गया अयोग वाह। अयोग वाह। अब इसके बारे में हम लोग कल डिस्कस करेंगे, मतलब अगले नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। आज के लिए मैं इतना ही रहने देता हूं। तो आशा करते हैं कि हमारी मंडे स्पेशल आपको अच्छी लगी होगी। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग एंड गिव स्माइलिंग। बाय। जय हिंद, जय भारत। याद रखो, तुम्हारे अंदर ही जुनून है। अगर तुम कुछ करना चाहते हो यार, तुम्हें ही करना पड़ेगा। अगर इफ यू वांट यू कैन अचीव इट। अगर तुम सपने देख सकते हो तो तुम साकार भी कर सकते हो। याद करो, मैंने एग्जांपल्स दिए हैं। एक रास्ते पर जब चैनल बना तो एक थे, आज काफिला बनते 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 1000 पे आ गए। समझ में आ रहा है बात? और वह दिन दूर नहीं कि तुम्हारा साथ मिला ना, तो यही 1000 1 लाख तक पहुंचने में लेट नहीं लगेगा। बस साथ चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। कीप स्माइलिंग एंड गिव स्माइलिंग। बाय। जय हिंद, जय भारत।